राजनीतिक तौर पर जो फैसला खामोशी से लिया जाना था उसमें हंगामे के बोल सुनाई देने लगे हैं। दरअसल यह मसला महाराष्ट्र के सीएम पद को लेकर है, लेकिन इन सब के बीच पहली बार जाट समुदाय से इतर एक ऐसे शख्स को हरियाणा की गद्दी पर बैठाया जा रहा है जो प्रचारक रहा है। यह संकेत कई मायने में इस दौर में बेहद महत्वपूर्ण हो चले हैं। बात आज सब पर होगी, लेकिन सबसे पहले एक ऐसी तस्वीर जिसमें कोई गया तो अपने घर, लेकिन वहां के हंगामे ने एक नई स्थिति पैदा कर दी। दरअसल इस हंगामे के कई मतलब निकाले गए दिल्ली और मुंबई तक में, क्योंकि इस भीड़ के भीतर सिर्फ कार्यकर्ता नहीं थे, कैडर नहीं था, बल्कि विधायक भी थे। और विधायक इसके बाद कैसे जुड़ते चले गए, कारवां आगे बनता चला गया। और इन सब के साथ ही एक तरफ हरियाणा, दूसरी तरफ महाराष्ट्र। आइए आज के दिन इस शुभ लाभ को जरा समझ लिया जाए। शुभ लाभ का मतलब बहुत साफ है, एक ऐसी सियासत का अंदेशा जिसमें संघ परिवार का घोल भी है, और इन सब के साथ ही कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सत्ता आती है तो आगे बढ़ने की चाह या अपनों को आगे बढ़ते हुए देखने की भी चाह है। शुरुआत इसी चेहरे के साथ नागपुर से, जहां पर नितिन गडकरी पहुंचे और कई संकेत किस रूप में आगे बढ़ते चले गए, जरा पूरी रिपोर्ट देखिए। नागपुर हवाई अड्डे के इस नजारे ने झटके में महाराष्ट्र सीएम को लेकर खामोशी से होने वाले फैसले को ही पलट कर रख दिया है। क्योंकि हंगामा सिर्फ यह नहीं है कि दिल्ली से दीपावली के मौके पर नितिन गडकरी नागपुर अपने घर पहुंचे और स्वागत करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम टूट पड़ा, बल्कि हंगामा सीएम पद को लेकर कहीं तेजी से उड़ान भरने लगा। चूंकि गडकरी का घर नागपुर में है, नितिन गडकरी नागपुर के सांसद हैं और विदर्भ में बीजेपी के विधायकों को जिताने के लिए 40 से ज्यादा चुनावी सभाएं भी गडकरी ने की। तो जैसे ही गडकरी नागपुर पहुंचे, वैसे ही मुंबई से विदर्भ के विधायकों ने भी नागपुर का जहाज पकड़ नागपुर आना शुरू कर दिया। खास बात यह है कि गडकरी शाम 4:30 बजे नागपुर पहुंचे और उसके तुरंत बाद शाम 5:30 बजे मुंबई से इंडिगो विमान से 16 विधायक नागपुर पहुंचे, जो सीधे पुराने नागपुर के महाल स्थित गडकरी के घर पहुंच गए। गडकरी जी पहली बार उनका चुनाव के बाद आगमन हुआ है, हजारों कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। हम भी वो स्वागत में शामिल होना चाहते थे, लेकिन हमारा फ्लाइट लेट हो गया और इसीलिए हम सभी आमदार उनके घर को जा रहे हैं और उनसे चर्चा करेंगे। सभी लोगों की इच्छा है, हमारी सबकी इच्छा है कि गडकरी जी नेतृत्व करें, ये सबकी इच्छा है। वो अगर महाराष्ट्र की कमान संभालते हैं तो इस महाराष्ट्र और विदर्भ को सही मायने में विकास की गति तेज करके यहाँ पे अच्छा सरकार देने में कामयाब हो सकते हैं। हम उनको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नागपुर में गडकरी को सीएम बनाने का शोर क्या शुरू हुआ। बाकी जो विधायक मुंबई में थे, उन्होंने भी मुंबई में शाम 7:20 पर गो एयर की फ्लाइट पकड़ ली और रात 8:40 पर बीजेपी के 10 विधायक नागपुर पहुंचकर सीधे नितिन गडकरी के घर पहुंच गए, जहां उन्हें सीएम बनकर महाराष्ट्र वापस लौटने को कहा गया। खास बात यह है कि नागपुर रवाना होने से पहले चंद्रपुर के विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मुंबई में ही गडकरी को सीएम बनाने की खुली वकालत कर दी और उसके बाद वो नागपुर पहुंचे। नितिन जी ने यहाँ आना चाहिए या नहीं, तो सबको लगता है उन्होंने आना चाहिए। पंतप्रधान सड़क योजना बनाने में बड़ा योगदान उनका रहा है, अच्छी संगठन क्षमता वो रखते हैं, इसलिए सभी को लगता है, मुझे नहीं, सभी को। तो विदर्भ के कुल 44 में से 30 विधायक गडकरी के पीछे जिस अंदाज में खड़े हुए, उसने खामोशी से दिल्ली में सीएम पर फैसला लेने वाले हालात को तो हवा हवाई कर ही दिया। लेकिन खास बात यह है कि इस हंगामे ने यह जरूर जता दिया कि सीएम की दौड़ में नागपुर के ही विधायक देवेंद्र फडणवीस नागपुर नहीं पहुंचे। यानी विदर्भ के विधायकों ने एक तरफ यह जतलाया कि देवेंद्र फडणवीस को लेकर उनकी सहमति नहीं है, और देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में रहकर यह जतला दिया कि वो नागपुर में गडकरी को लेकर विधायकों के हंगामे से दूर है, यानी वह खुद सीएम की रेस में जरूर है। तो फैसला इस बार हंगामे के साथ होना है, खामोशी से फैसला मुश्किल है।
सवाल सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं है, एक दूसरा सवाल हरियाणा का, और हरियाणा में भी पहली बार इतनी बड़ी सफलता मिली है। और सफलता को थामने के लिए, अगुवाई करने के लिए जो नाम सामने आया, दरअसल वो चौंकाने वाला राजनीतिक पंडितों के लिए हो सकता है, लेकिन जो इस दौर में समझ रहा है कि दरअसल क्या मतलब है संघ परिवार का, क्या मतलब होता है जमीनी तौर पर काम करना, और क्या मतलब होता है मौजूदा वक्त में जिस तरह की विकास की धारा अपनाई गई उसके पलटकर आम लोगों से जोड़ने का जिक्र, विकास का, उन सब में नाम जो निकल कर आया वह खट्टर का था। खट्टर का मतलब प्रचारक होना भी है और कुछ और भी है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। संघ की ऐसी ही किसी एक शाखा से 1977 में पहली बार मनोहर लाल खट्टर जुड़े, और संघ से जुड़ने के बाद ही मनोहर लाल खट्टर को लगा कि अब देश के निर्माण में उन्हें जुटना होगा। तो संघ में बतौर प्रचारक समाज को साधना शुरू किया, और लगातार 17 बरस प्रचारक के तौर पर काम करने के बाद 1994 में राजनीतिक संगठन को पैना बनाने के लिए संघ ने मनोहर लाल खट्टर को बीजेपी में भेजा। और बीते 20 बरस से हरियाणा में जिस तरह जमीनी तौर पर सादगी के साथ संघ और बीजेपी से जोड़ने में खट्टर लगे रहे, उसमें पहली बार इसी बार विधानसभा चुनाव लड़ने करनाल से उतरे, और जीतने के बाद अब सीएम बनकर हरियाणा को गढ़ने निकले। पूरा धन्यवाद देता हूं, और करनाल की जनता की सेवा करना मेरा दायित्व मैं हमेशा निभाता रहूंगा। खास बात यह है कि बीजेपी के राजनीतिक संगठन को साधने के बाद भी इससे पहले कभी खट्टर चुनाव लड़ने मैदान में नहीं उतरे, और इस बार चुनाव लड़ने का मन बनाया भी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने पर। चूंकि प्रचारक के तौर पर लंबे वक्त तक मनोहर लाल खट्टर ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर काम किया, और एक वक्त तो दोनों एक कमरे में एक साथ रहते थे। और इस बार जब चुनाव लड़ने का वक्त आया तो मनोहर लाल खट्टर ने अपने जन्मस्थान रोहतक की जगह जब करनाल से चुनाव लड़ने की बात शुरू की तो उसका विरोध भी हुआ, लेकिन खट्टर करनाल से रिकॉर्ड 63,773 मतों से चुनाव भी जीत गए। और अब जब हरियाणा के सीएम का पद मनोहर लाल खट्टर संभालने जा रहे हैं तो 3 सवाल महत्वपूर्ण हो चले हैं। पहला, मनोहर लाल खट्टर की ताकत आरएसएस में काम करना है, ना कि प्रशासन का तजुर्बा होना। दूसरा, जाट सियासत के रुतबे का भ्रम हरियाणा में टूटा है क्योंकि खट्टर मूल रूप से पंजाबी है। और तीसरा, 10वीं पास के बाद दिल्ली के सदर बाजार में दुकानदारी से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के दौर का संघर्ष भी खट्टर बाखूबी समझते हैं। यानी जिस हरियाणा को हुड्डा के दौर में बिल्डर और पैसे वालों का बना दिया गया, उस हरियाणा को नए तरीके से मनोहर लाल खट्टर को गढ़ना है, जो एक नए संघर्ष का इम्तिहान ही होगा। हरियाणा को लेकर वाकई संघ ने जिस रूप में काम किया है, हमें लगता है एक जानकारी होनी चाहिए कि दरअसल 1947 में मनोहर लाल खट्टर का परिवार, इनके माँ बाप पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे रोहतक में, और लाहौर से सुशील कुमार 1936 में पहुंचे थे, और उन्होंने अंबाला में पहली शाखा लगाई थी। और उस वक्त लघु हिंदू राष्ट्र का सपना अपने तौर पर जब शाखाएं लग रही थी, तब संघ के सरसंघचालक हेडगेवार ने उसमें जिक्र भी किया था और सपना भी देखा था। प्रचारकों का सिलसिला किस रूप में आगे बढ़ रहा है, सत्ता तक पहुंचने का, इसका जिक्र होगा। लेकिन आज खुद मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा जब उन जिक्र हो गया, अब वो सीएम बनने जा रहे हैं। हरियाणा का सम्यक विकास ये सब किया जाएगा। किसी प्रकार का जो भेदभाव हरियाणा में आज तक जो होता रहा है, उस सब भेदभाव को मिटाकर हरियाणा का सम्यक विकास होगा। चाहे वो दक्षिण हरियाणा हो, उत्तर हरियाणा हो, मध्य हरियाणा हो। अंतर्गत हमारी नीति है कि जो पिछड़ गया है, जो सबसे नीचे है, उसका उत्थान करना, अर्थात अंत्योदय की नीति के हिसाब से हम हरियाणा का शासन चलाएंगे। अंत्योदय का मतलब आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की सोच। दरअसल इन सब के बीच राजनीति साधी जा रही है संघ परिवार के जरिए, और सियासत बदल रही है कुछ संघ परिवार के तर्ज पर। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि याद कीजिए, बीते 10 बरस में क्या हो रहा था। दिल्ली में कौन थे? लालकृष्ण आडवाणी प्रचारक नहीं, सुषमा स्वराज प्रचारक नहीं, मुरली मनोहर जोशी प्रचारक नहीं, अरुण जेटली प्रचारक नहीं। जो भी नाम आप संसदीय बोर्ड के लीजिएगा उसमें कोई प्रचारक नहीं था। लेकिन पहली बार सीएम से लेकर पीएम तक प्रचारक, ये किस बात के संकेत हैं? रिपोर्ट देखिए। सीएम से लेकर पीएम तक, जी, ये तीनों चेहरे आरएसएस के प्रचारक रह चुके हैं। प्रचारक का मतलब है देश के लिए सब कुछ समर्पित करना, क्योंकि समाज को ही अपना परिवार मानना होता है, विवाह नहीं करना होता है, और निजी परिवार जैसी कोई चीज होती नहीं है।
और संयोग ऐसा है कि संघ से जुड़कर राजनीति में आने वाले तीनों चेहरे जो सीएम से पीएम तक इस वक्त नजर आ रहे हैं, संघ के प्रचारक रहकर राजनीति में आए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रचारक रहे हैं और मौजूदा पीएम भी प्रचारक रहे हैं, और अब हरियाणा के नए सीएम भी प्रचारक रहने के बाद राजनीति में आए और अब सीएम का पद संभालेंगे। प्रचारकों की महत्ता दरअसल आरएसएस के भीतर भी खासी महत्वपूर्ण होती है और तमाम राज्यों में आरएसएस प्रचारक ही बीजेपी के संगठन को साधने का काम भी कर रहे हैं और प्रचारक को ही संघ और बीजेपी के बीच सेतु का काम सौंपा जाता है। और बीजेपी को वैचारिक तौर पर किस दिशा में जाना है या फिर जब वो भटकती है तो फिर प्रचारक ही सही रास्ते पर लाने का काम भी करता है। मसलन संघ के प्रचारक रहे सुरेश सोनी को जब बीजेपी को साधने का जिम्मा सौंपा गया तो उन्होंने ही राजनीति की हर धारा को उलटते हुए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनवाया। बीजेपी के भीतर नरेंद्र मोदी को लेकर जो भी आवाज उठी उसे सुरेश सोनी ने ही बेहद बारीकी से साधा। लाल कृष्ण आडवाणी को खामोश करवाने से लेकर दिल्ली के कद्दावर बीजेपी नेताओं का कोई विरोध ना हो, इसे अपने कौशल से सुरेश सोनी ने ही साधा और वो प्रचारक ही रहे। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी के दौर को याद कीजिए तो वाजपेयी सरकार के दौर में जब जब आर्थिक नीतियों को लेकर सरकार भटकी तब तब प्रचारक रहे मदन दास देवी ने वाजपेयी सरकार को पटरी पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई। उस वक्त संघ और बीजेपी के बीच और कोई नहीं, मदन दास देवी ही काम कर रहे थे। और अब देखिए नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद संघ परिवार की नजर केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर है तो प्रचारक रहे कृष्ण गोपाल को सुरेश सोनी की जगह लाया गया है। यानी मौजूदा वक्त में बीजेपी और संघ के बीच सेतु का काम कृष्ण गोपाल को करना है और मोदी सरकार भटके नहीं या फिर संघ की विचारधारा नीतियों के आश्रय कैसे आगे बढ़े, इस पर प्रचारक से राजनीति संभालने के लिए आए कृष्ण गोपाल की पैनी नजर जरूर रहेगी। और प्रचारकों की कतार संघ परिवार के लिए कितना मायने रखती है यह इससे भी समझा जा सकता है कि मौजूदा वक्त में आरएसएस के 40 से ज्यादा संगठनों में तकरीबन 2200 प्रचारक काम कर रहे हैं और इनमें से बीजेपी में तकरीबन 90 प्रचारक काम कर रहे हैं। यानी संगठन साधना हो, राजनीति में विस्तार लाना हो और इन सब के बाद सत्ता संभालनी हो तो प्रचारक सबसे आगे। जाहिर है एक नई तरीके की सियासत साधने की कोशिश भी है और शायद राजनीति को बदलने की ताकत भी है, क्योंकि संघ परिवार जितने बड़े विस्तार के साथ देश में मौजूद है उतना बड़ा कोई संगठन दूसरा है नहीं। और इन सब के बीच अब राजनीति कैसे बदल रही है और किसको कहां फिट करना, यह सांगठनिक फेरबदल भी आज बीजेपी के भीतर हो गया। हर राज्यों के प्रभारियों को बदला गया, जिसमें 2 चेहरे नए निकल कर आए हैं जिनका प्रभाव और कद बड़ा है। एक तरफ ओम माथुर जो पहले गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र और अब यूपी के प्रभारी के तौर पर उन्हें बनाया गया है। हर की नज़र उत्तर प्रदेश को लेकर जरूर है और यूपी के प्रभारी इससे पहले खुद अमित शाह हुआ करते थे। और दूसरी तरफ जेपी नड्डा साहब जिन्हें राजस्थान और महाराष्ट्र का प्रभारी बना गया है। तो संकेत बहुत साफ है कि इस तरीके से अब संगठन को मतना है, राजनीति को साधना है और उसके जरिए शायद इस देश की जो पुरानी व्यवस्था कहीं ना कहीं घोटाले और भ्रष्टाचार के मद्देनजर बहुत तेजी से बढ़ रही थी उसे थामना भी है। लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम का ऐलान हुआ और हरियाणा या दिल्ली से सटे हुए फरीदाबाद में आज गजब तरीके से आग लग गई। आग और कहीं नहीं, पटाखे बेचते दुकानों में लगी। महाराष्ट्र में सीएम कौन बनेगा, लेकिन उससे पहले सरकार में कौन शरीक होगा, इसको लेके शिवसेना के सांसद सुभाष देसाई कल दिल्ली पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 25 तारीख को जाने वाले हैं मुंबई, वहां पर एक अस्पताल का उद्घाटन करना है जो रिलायंस का है। लेकिन बहरहाल इन सब के बीच ओम माथुर ने आज कुछ संकेत दिए। देरी का कारण संख्या नहीं है, संख्या हमारे पास पर्याप्त है, हम जब चाहे जब ले सकते हैं। लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं ये भी बात है कि जो वर्षों तक हमारे साथ रहा, क्या वो भी आने की मूड में है क्या? तो इस सारी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए हमने जानबूझ करके, और फिर एक दिवाली का त्योहार भी है, कल सारे एमएलए आए थे, हमने उनका विजय का जश्न मनाया है, वो वापस अपने क्षेत्र में जनता को धन्यवाद देने गए। मुझे लगता है 1-2 दिन में निर्णय करके जब भी चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी।